अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे मेरे छोटे से प्यारे से नन्हे मुन्ने से क्लास 9th के बच्चे। ठीक बेटा, आज मैं अपने बच्चों के साथ हाजिर हूँ चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 15 के साथ। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर 4 के लेक्चर नंबर 15 में। अच्छा, पिछले पेजेस पर हम लोगों ने पिछले लेक्चर में सारा ऑस्मोसिस और वो सब कुछ पढ़ा। तो फिल्ट्रेशन मैं आपको पहले बेटा पढ़ा चुका हूँ फिल्ट्रेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, और ये शॉर्ट क्वेश्चन कई दफ़ा बोर्ड में आया है कि व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब जो बच्चे अभी 9th में तवज्जो नहीं देंगे उन बच्चों को पूरी बायो में एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझ में नहीं आएगी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती क्या है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक ऐसी ट्रांसपोर्ट, और बेटा ये बुनियाद है, और पूरी बायो में मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ टॉपिक्स में वर्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट आएगा। लिहाजा मैं अक्सर कहता होता हूँ कि 9th और 10th की जो बायोलॉजी है वो आपकी सीनियर क्लासेस की डिक्शनरी है। तो जिसने मैट्रिक में 9th और 10th में अच्छे तरीके से बायोलॉजी नहीं पढ़ी वो समझो कि उसकी FSC की बायोलॉजी की डिक्शनरी उसने नहीं पढ़ी। तो बेटा ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज की बेसिक्स आप किस में सीख रहे हो? 9th और 10th में। ठीक है जी। तो जनाब, व्हाट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट? वेरी इजी। हमने पढ़ा था कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की जानिब, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अगर मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, इफ़ मॉलिक्यूल्स आर गोइंग, या इफ़ मॉलिक्यूल्स आर इन मोशन, या इफ़ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो हमने इसको पढ़ा था कि दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। दोबारा ज़रा आप लोगों को थोड़ा सा रिकॉल करवा दें कि व्हाट इज़ पैसिव ट्रांसपोर्ट। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये देखें, यहाँ मैं हायर कंसंट्रेशन बना रहा हूँ, तो अगर ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स टूवर्ड्स लो कंसंट्रेशन लेवल की जानिब अगर मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, कि जिधर कम मॉलिक्यूल्स हैं, तो ज़्यादा मॉलिक्यूल्स वाली जगह से अगर कम की तरफ वो मूव कर रहे हैं, तो द मूवमेंट ऑफ हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन, रश वाली जगह से कम रश वाली जगह पर जाना क्या कहलाता है? पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी किस्म की कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, एनर्जी खर्च नहीं होती। तो विदाउट द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी, इफ मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड्स lower concentration without using any energy, तो that is called passive transport. That is called what? Passive transport. अब हम इसका उलट करते हैं। If molecules are moving from low concentration towards higher concentration, ये देखो, अब मैंने एरो हेड बदल दिया है। तो पुत्र, अगर लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स किस तरफ मूव कर रहे हैं? हायर कंसंट्रेशन की तरफ। अगर लोअर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स हायर की तरफ मूव कर रहे हैं, अब यहाँ भी मैं अगर एरोज के मुंह बदल दूँ, तो अगर लो कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स लो कंसंट्रेशन वाले एरिया से हायर कंसंट्रेशन वाले एरिया में जा रहे हैं, तो इस तरह की ट्रांसपोर्ट में, इस तरह की मूवमेंट में पुत्र एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी।
हायर से लोअर, अगर हम मरी यानी कि ऑल्टीट्यूड मरी की पहाड़ी से गाड़ी लेकर नीचे की जानिब आ रहे हैं तो वो है पैसिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन अगर हम गाड़ी नीचे से मरी की पहाड़ी के ऊपर की जानिब लेकर जा रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन, तो उस वक्त गाड़ी का पेट्रोल भी ज़्यादा लगेगा, मतलब एनर्जी यूज़ होगी। क्या होगी बेटा? एनर्जी यूज़ की जाएगी। तो एनर्जी विल बी यूज्ड, एनर्जी विल बी यूज्ड। तो when molecules move from the region of lower concentration towards the region of higher concentration, अगर लो से हायर की जानिब जब मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं तो उनकी इस मूवमेंट को एनर्जी के जरिए ब्रुए कार लाया जाता है। किसके जरिए मेरा बेटा? एनर्जी के जरिए। एनर्जी इज यूज्ड टू डू दैट, सो सच काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड active transport. Such kind of transport is called what? Active transport. Any problem? So what is active transport? Definition मेरे साथ साथ याद करो। Movement of molecules from the area of, एक तो मक्खी बड़ी तंग कर रही, मैंने लगता फिर मीठा खा लिया या मेरी शायद शुगर बढ़ी हुई। Movement of molecules from the area of lower concentration towards the area of higher concentration, इस तरह की मूवमेंट को बोलोगे against the concentration gradient। मतलब एक तरफ हायर ग्रेड है और एक तरफ लोअर ग्रेड है। चलो आप बच्चों की हम एग्जांपल दे देते हैं। बेटा हायर ग्रेड से अच्छा स्कोर करने से एकदम गंदे मार्क्स लेना, उसके लिए एनर्जी नहीं चाहिए। एक लाइक बच्चा है, हायर ग्रेड पर है, वो पढ़ना लिखना छोड़ दे तो वो आराम से किधर आ जाएगा? लोअर ग्रेड पर। और उसको लोअर ग्रेड पर आने के लिए कोई ऐसा एनर्जी नहीं चाहिए होती, वो सिर्फ वक्त पढ़ना छोड़ दे। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि एक लो ग्रेड वाला बच्चा हायर ग्रेड पर जाता है तो उसके लिए क्लास में तो मक्खी बहुत ज़्यादा तंग कर रही भाई। अल्लाह अकबर, मौसम ही ऐसा है ना बरसात का। ज़रा मैं पॉज कर रहा हूँ, मक्खी भगा लूँ। अब पता नहीं भागी कि नहीं, लेकिन हमें काम तो करना है ना। लो जी फिर आ गई। चलो खैर, अब इसी के साथ ही हमें जीना होगा। बड़ी ज़बरदस्त गर्मी और हबस भी है। ठीक है, ये मैं सारी मेहनत सिर्फ अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ, तो मुझे आपके रिज़ल्ट्स के अंदर इसका कह लो कि मुझे आउटपुट चाहिए। ठीक है, मुझे आपने रिज़ल्ट्स देने। लो मेरे बच्चों, ये देखा, सुभान अल्लाह, अम्मी घर में पसीना बहा रही हैं आप बच्चों के लिए, बाबा घर से बाहर पसीना बहा रहे हैं आप बच्चों के लिए, मैं यहाँ पर कैमरे के आगे पसीनों पसीन हो रहा हूँ सिर्फ आप बच्चों के लिए। बदबख्त है वो बच्चा जो माँ बाप और असातिज़ा की कदर ना करे। हमें हमारे इस पसीने की कीमत चाहिए, और वो कीमत आप सिर्फ अच्छे मार्क्स लेकर, अच्छे बच्चे बनकर और ज़िंदगी के मैदान में कामयाबी हासिल करके आप हमें इस पसीने की कीमत को चुका सकते हो। गॉट इट? हमारी इस पसीने की कीमत को चुका सकते हो। खैर जनाब, तो जब एक लो ग्रेड वाला स्टूडेंट, मतलब के नॉर्मल स्टूडेंट, मेहनत करके बड़ी एनर्जी सर्व करके विद द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी लगाकर वो हायर ग्रेड लेता है, तो उस बच्चे ने एक्टिवली अपने आप को प्रमोट किया है। वो लोअर ग्रेड से किधर गया है? हायर ग्रेड में गया है। तो उसमें क्या होता है कि दिस प्रोसेस रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ये एटीपी क्या होती है? ये एक मॉलिक्यूल है जिसमें एनर्जी स्टोर हुई हुई होती है। क्या स्टोर हुई हुई होती है? एनर्जी। तो एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से
एनर्जी हासिल करके, अच्छा इसकी डिटेल चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की डिटेल मेरा बच्चा किस में पढ़ेंगे हम? चैप्टर नंबर 7 में। तो एटीपी जो है उससे एनर्जी इस्तेमाल करके मूवमेंट करेंगे मॉलिक्यूल्स कहाँ से कहाँ, फ्रॉम द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, यानी लोअर से हायर की जानिब। पुत्र इसकी एग्जाम्पल है कैरियर प्रोटीन्स कौन है जी? ये है, ये कैरियर प्रोटीन्स। मैं यहाँ पर सीपी लिख रहा हूँ। कैरियर प्रोटीन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। तो आपने देखा ये मैंने सेल मेम्ब्रेन ही बनाई हुई है, ये लिपिड बाइलेयर है। क्या है मेरा बच्चा? लिपिड बाइलेयर है, ठीक है। तो ये मैंने लिपिड बाइलेयर बनाई हुई है। तो लिपिड बाइलेयर के अंदर जो एम्बेडेड प्रोटीन्स हैं ये कैरियर प्रोटीन्स हैं। तो कैरियर प्रोटीन्स ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, ये जो प्रोटीन्स हैं, कहता है these proteins sometimes use energy to move molecules या ions against the concentration gradient। कहता है कि ये कैरियर प्रोटीन्स ये एनर्जी का इस्तेमाल करती हैं। मैं एटीपी इधर लिख देता हूँ। ये एटीपी का इस्तेमाल करके कुछ मॉलिक्यूल्स को या आयंस को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मुंतकिल करती हैं। किधर करती है बेटा? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मुंतकिल करती हैं। क्लियर हो गया? तो बच्चे पता नहीं डस्टर कहीं फेंक देते हैं, तो कोई बात नहीं, हम इससे काम चला लेते हैं, कपड़े से। जनाब अली, अब मैंने ये लिखा कि यहाँ लिखा हुआ है आउटसाइड। अच्छा, अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो ये वाला एरिया होगा इनसाइड द सेल। क्या आएगा बेटा? इनसाइड द सेल। और ये है आउटसाइड द सेल। हमारी जो नर्व सेल है, हमारी जो न्यूरॉन है, जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह जो नर्व्स वगैरह बना रही हैं, इन नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड सोडियम आयंस मोर कंसंट्रेशन में होते हैं। तो आउटसाइड, बाहर की जानिब सोडियम के आयंस मोर कंसंट्रेशन में होते हैं। अगर मैं अंदर से कंपैरिजन करूं तो कंपैरिजन में ये निकलेगा कि इनसाइड जो है वो सोडियम आयंस लेस कंसंट्रेशन में है। किस में है बेटा? लेस कंसंट्रेशन में है। अब मुसलसल ये कैरियर प्रोटीन्स मुसलसल सोडियम आयंस को, ये देखो, लेस कंसंट्रेशन से किधर पास कर देती हैं? बाहर की जानिब के, चल बाहर निकल। वो सोडियम का आयन कहता है कि पाइन बाहर पहले ही बहुत ज्यादा सोडियम है, ने मैं किवें जावा होके, फिक्र नहीं करनी साढ़े को एटीपी की। हम एटीपी का इस्तेमाल करके तुझे इनसाइड से किधर ले जाएंगे? आउटसाइड, फ्रॉम द एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन या लेस कंसंट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ हायर या मोर कंसंट्रेशन विद द यूज ऑफ एनर्जी। ये थी सोडियम की कहानी। किसकी थी बेटा? सोडियम की कहानी। इसी तरह आउटसाइड, क्या मेरा बच्चा? आउटसाइड पोटेशियम के जो आयंस हैं, पोटेशियम के आयंस वो लेस कंसंट्रेशन में होते हैं, जबकि इनसाइड, क्या मेरा पुत्र? इनसाइड पोटेशियम के आयंस बहुत ज्यादा मोर कंसंट्रेशन में होते हैं। तो इसी तरह सोडियम को अंदर से बाहर निकाला जाता है
तो साथ ही साथ पोटेशियम को बाहर से किधर डाला जाता है, अंदर। वो पोटेशियम आयंस चीख देने भाईजान अंदर पहले ही की गए, पोटेशियम मोर कंसंट्रेशन है, कहना सानू नहीं पता तो अंदर चल जा बस। तो पता लगा पोटेशियम आयंस को पंप किया जाता है टुवर्ड्स इनसाइड एंड सोडियम आयंस को पंप किया जाता है टुवर्ड्स आउटसाइड। अब याद रखें कि सोडियम आयंस बाहर ज़्यादा है जबकि पोटेशियम आयंस अंदर ज़्यादा है। तो इस तरह आपने थोड़ा सा रिवर्स करके इसको 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो ये आपको समझ में लग जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन एक दफ़ा मैं दोबारा अपने बच्चों को समझा देता हूँ, ठीक है, लेकिन शायद डायग्राम अब उतनी कॉम्प्लिकेटेड ना बने, ठीक है। तो सुन लो, चलो जी, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये है कैरियर प्रोटीन्स। क्या है बेटा, कैरियर प्रोटीन्स। अब मेरे बच्चों को पता लग गया है कि ये वाला एरिया आउटसाइड द मेम्ब्रेन है और ये वाला एरिया इनसाइड टू मेम्ब्रेन, दैट इज इनसाइड द सेल है, इनसाइड द सेल। तो ये इनसाइड द सेल है, ये आउटसाइड द सेल है, एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। These are carrier proteins. These are what? Carrier proteins. चलो जी, मुझे खुद बताओ, आउटसाइड सोडियम मोर है मगर इनसाइड सोडियम लेस कंसंट्रेशन में है, ठीक है। अच्छा, अब अगर बाहर सोडियम ज्यादा है तो पोटेशियम कम है। पोटेशियम क्या है बेटा, कम है। और अंदर पोटेशियम क्या होंगे, पोटेशियम मोर कंसंट्रेशन में, पोटेशियम मोर में। क्लियर हो गया। अब क्या होगा, हाँ भाई, सोडियम मोर से लेस की जानिब जाएगी, हायर टुवर्ड्स लोअर। सोडियम इस तरह जाएगा अंदर, तो सोडियम बाहर से अंदर जाएगा क्या इस्तेमाल करके, एटीपी अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, मतलब मोर से किधर, लेस की जानिब। इसी तरह पोटेशियम भी ना, देखा मैं गलत बोल गया, मैं उल्टा बोल गया। हमने मोर से लेस की जानिब नहीं भेजना, हमने लेस से मोर की जानिब भेजना। देखा, ये गलती बच्चों से भी होती पेपर्स में। तो हमने सोडियम को अंदर से किधर भेजना बेटा, बाहर। अच्छा, देखा, तो सोडियम आयंस हम लेसर कंसंट्रेशन से किधर भेज रहे हैं, मोर की जानिब। और इसी तरह पोटेशियम को हम किधर से भेज रहे हैं, बाहर से अंदर की जानिब। तो पोटेशियम बाहर से किधर आएंगे, अंदर, और सोडियम अंदर से बाहर जाएंगे। और इस तरह इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। और ये सोडियम पोटेशियम पंप एग्जाम्पल है किसकी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ये सोडियम पोटेशियम पंप किसकी एग्जाम्पल है जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। और इसके साथ ही एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जो मामला था वो ख़त्म हुआ। अब 2 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक है एंडोसाइटोसिस तो दूसरा है एक्सोसाइटोसिस, और उस पर हम आज के लेक्चर का इख्तिताम कर देंगे। अब मैं बोर्ड मिटाकर मैं वापस आता हूँ, आप लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट की रीडिंग कर लो। I am back my babies। लो बच्चों, एंडोसाइटोसिस, एंडो का मतलब आन दो, अंदर आन दो। जब कोई बल्कि मटेरियल कहते हैं पुत्र हैवी मटेरियल, जिसको सेल डिफ्यूजन से अंदर नहीं लेकर जा सका, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए अंदर नहीं ले जा सका, पैसिव के ज़रिए नहीं ले जा सका, फिल्ट्रेशन के ज़रिए नहीं, कोई तदबीर नहीं चली, लेकिन फिर भी वो मटेरियल, वो हैवी मटेरियल, वो बड़े साइज़ का मटेरियल सेल को चाहिए, तो सेल क्या करेगा, सेल उसके करीब आकर तो सेल अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यूं करके कर देगा, इस तरह। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन।
इसे क्या कह देंगे, इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जैसे अगर कोई चीज़ यूं मेरी तरफ आ रही है और यहाँ से मेरी बॉडी यूं करके खुले और उल्टा उस चीज़ को पकड़कर अपने अंदर ले जाए, हैं जी, तो पता लगा कि इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन हुई और वो बल्कि मटेरियल सेल अपने अंदर ले गया, सेल उसको खा गया, सेल उसको खा गया, तो पता लगा एक वेसिकल बन गया, एक फूड वैक्यूल बन गया। अंदर क्या बन गया पुत्र, फूड वैक्यूल। तो बस फिर सेल्यूलर इंजेक्शन, सेल का किसी चीज को खा लेना, अपने अंदर ले जाना, किसका, बल्कि मटेरियल जिसको वो डिफ्यूज नहीं कर सका, जिसको वो फिल्टर नहीं कर सका, जिसको वो जितने हमने तरीके पढ़े ऑस्मोसिस के जरिए बड़े तदबीरें उसने अपनाई, वो नहीं उसको अंदर ले जा सकता था। उसने क्या किया, यूं करके खोल कर उसको पकड़कर अपने आगोश में ले गया। कैसे, बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बाय इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, दिस इज कॉल्ड अंदर आंदेओ, इनसाइड द सेल एंडोसाइटोसिस। दिस इज कॉल्ड अंदर आंदेओ, इनसाइड द सेल, तो सेल से साइटोसिस, अंदर आंदेओ एंडोसाइटोसिस। अगर वो बल्कि मटेरियल लिक्विड था तो सेल ने ड्रिंकिंग की है, दिस इज कॉल्ड सेलुलर ड्रिंकिंग, एंड सेलुलर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। तो सेल ने पिनोसाइटोसिस कर ली, उसने सेलुलर ड्रिंकिंग कर ली। इन दिस टेक्स इन लिक्विड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, तो लिक्विड को अंदर ले गया इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स, उसके छोटे छोटे ड्रॉप्स को जाकर यूं जाकर इनफोल्डिंग बनाकर अंदर ले गया। और अगर बेटा सेल ने कोई सॉलिड मटेरियल खाया है तो फैगोसाइटोसिस इज कॉल्ड सेलुलर ईटिंग। इन दिस प्रोसेस सेल टेक्स इनसाइड सॉलिड मटेरियल, सेल टेक्स इनसाइड द सॉलिड मटेरियल। डन। तो एंडोसाइटोसिस में सेलुलर ड्रिंकिंग हुई, मैंने ड्रिंकिंग लिखा हुआ है, सॉरी, इट इज ड्रिंकिंग। सेलुलर ड्रिंकिंग इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस इज सेलुलर ईटिंग। अच्छा, आपने नोट किया कि यहाँ से जब वैक्यूल बना होगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इधर की अंदर चलेगी, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर चली गई तो पता ये लगा कि ये आपस में यूं करके मिल गया, और जैसे ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर चली गई तो वो फूड वैक्यूल बन चुका था। अब ये आपस में मिल गई तो पता लगा सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थोड़ा सा हिस्सा वैक्यूल में, वेसिकल में इस्तेमाल हो गया। तो ये वाला जो हिस्सा जो आए हैं, जो वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है एक्चुअली। अब क्या हुआ कि अगर फॉर एग्जांपल इसको सेल ने डाइजेस्ट करने की कोशिश की लाइसोसोम्स के ज़रिए, तो उसने जब डाइजेशन कर ली तो कुछ जो डाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं उनको तो वो एब्जॉर्ब करके सेल अपने अंदर ले गया, सेल अपने अंदर ले गया। लेकिन फ़र्ज़ करें कि डाइजेशन के बावजूद कुछ ऐसा मटेरियल अंदर रह गया जो कि अनडाइजेस्टेड रहा, यानी ऐसा अभी भी अंदर बल्कि मटेरियल है जो कि डाइजेशन जिसकी नहीं हुई, तो अब इस बल्कि मटेरियल को सेल से बाहर एक्सपोर्ट किया जाएगा, सेल तो बाहर भेजा जाएगा। तो जनाब, प्रोसेस थ्रू विच बल्कि मटेरियल इज एक्सपोर्टेड मतलब टू एक्सपेल आउट इज कॉल्ड एक्सो, जान दियो, फ्रॉम साइटोसिस, दैट इज फ्रॉम सेल। एक्सोसाइटोसिस एनू बाहर कढो, ओ इनू बाहर कढ दियो। तो एक्सोसाइटोसिस में वो प्रोसेस है थ्रू विच बल्कि मटेरियल इज एक्सपोर्टेड आउट ऑफ द सेल। डन। और इस तरह क्या हुआ कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से वैक्यूल का हिस्सा बनी थी, वो ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब यूं आकर यहाँ मिलेगी, जब वैक्यूल यूं करके मिलेगा तो ये खुल जाएगा और इस तरह बल्कि मटेरियल सारा सेल से बाहर फेंक दिया जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो वाला पार्ट जो यहाँ से अंदर आया था, वो वाला पार्ट इधर जाकर वापस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को मिल जाएगा। आप अपनी किताब वाली डायग्राम भी देख सकते हैं
कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग के दौरान जिसने वैक्यूल बनाया था वही वैक्यूल जब आगे जाकर टच होगा और एक्सपोर्ट करता होगा तो उससे क्या होगा कि दिस प्रोसेस एड्स न्यू मेम्ब्रेन which replaces the part of the cell membrane lost during the endocytosis. तो एंडोसाइटोसिस के दौरान जो मेम्ब्रेन हिस्सा बन गई थी वैक्यूल का, तो वो मेम्ब्रेन का जो लॉस्ट पार्ट था जो कि वैक्यूल का हिस्सा बन गई थी, वो कहीं ना कहीं और एक्सोसाइटोसिस से वो वाला हिस्सा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पूरा होता जाएगा। एक्सोसाइटोसिस से मेम्ब्रेन में इजाफा होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इजाफा होगा मेम्ब्रेन का, जबकि एंडोसाइटोसिस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कुछ हिस्सा वैक्यूल बनाने में सर्फ हो जाएगा। इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अपने अफजल अंकल को दुआओं में याद रखना बेटा, क्योंकि आप सब मेरी दुआओं में हमेशा शामिल हैं। अल्लाह की ताकत आप सबके साथ हो। दुआ करो जल्दी जल्दी ये बरसात का मौसम ख़त्म हो और ज़रा अच्छे अच्छे मौसम वगैरह स्टार्ट हो। और कोविड-19 से पीछा छूट रहा है लेकिन अभी भी नहीं छूटा, तो एहतियात बरतें, ठीक है। अल्लाह की ताकत मेरे बच्चों के साथ हो। खुदा हाफिज़, अल्लाह के हवाले।